Hello everyone, this is CA Samiksha Sethia. I hope you guys are doing great and studying really well for your examination. As you can see, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं द CA Inter Economics for Finance amendments which are applicable for May 21 examinations and onwards. We have already taken 2 lectures जहां हमने Unit 1 that is National Income Accounting and Unit 2 that is Public Finance के amendments को discuss किया है. In this video, we are going to discuss the amendments of the third unit that is money market. All the 3 chapters, money, demand for money, money supply and monetary policy, the changes we'll be covering today. ये जो वीडियो है ये काफ़ी छोटा होने वाला है क्योंकि इन तीनों चैप्टर्स में आज सच बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट्स नहीं है. अमेंडमेंट तो क्या मैं कहूँगी, ये जो है क्लैरिफिकेशंस है जो इंस्टीट्यूट ने दी है अपनी न्यू स्टडी मटेरियल के अंदर, इन तीनों चैप्टर्स के अंदर बहुत ही कम है. इनफैक्ट इन द 4th यूनिट इट विल बी लेसर दैन दिस ऑल्सो. तो डोंट वरी, जो ज़्यादा अमेंडमेंट्स है वो यूनिट 1 यूनिट 2 में है, जो ज़्यादा एडिशंस हैं कुछ टॉपिक्स के, तो उन पे ज़्यादा फोकस करेंगे. इस वीडियो के अंदर हम मेनली क्लैरिफिकेशंस कवर करने वाले. इफ़ यू वांट टू डाउनलोड द नोट्स that I am using in the class, there is a link given in the description box of this video. उस लिंक पे क्लिक करके आप ये नोट्स का एक्सेस कर सकते हैं. अगर आप हमारे स्टूडेंट हैं तो भी आपको ये वीडियोस देखना ज़रूरी है टू अपडेट योर सेल्फ विद द चेंजेस दैट हैव बीन मेड. आप नोट्स अगेन उस लिंक को यूज़ करके डाउनलोड कर सकते हैं या फिर अपने क्लास स्लाइड्स, आपके डैशबोर्ड में जो क्लास स्लाइड्स हैं वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं. ठीक है. अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक रिक्वेस्ट है कि ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड ऑल्सो शेयर दिस विथ योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन ऑल्सो अपडेट देमसेल्व्स विथ ऑल चेंजेस दैट हैव बीन मेड इन देयर इकोनॉमिक सिलेबस, या फिर ऑडिट के अंदर भी जो न्यू स्टडी मटेरियल के अंदर चेंजेस आए हैं वो हमने ऑलरेडी एक वीडियो सीरीज़ में कवर किया है. उसकी भी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उसको भी जाके देख सकते हैं टू अपडेट योर सेल्फ. ऑल राइट. Okay, so let's start with the third unit of our syllabus, the amendments of the third unit, that is your money market. तो उसका पहला चैप्टर है मनी डिमांड. 2 टॉपिक्स इसमें यहाँ पे ऐड हुए हैं. ऐड तो क्या, पुराने स्टडी मटेरियल में भी इसका जिक्र था, बस इसको थोड़ा सा और एलैबोरेट कर दिया गया. द फर्स्ट टॉपिक इज कमोडिटी मनी एंड फिएट मनी. कमोडिटी मनी एंड फिएट मनी. कमोडिटी मनी क्या है? Commodity money is when money takes the form of a commodity which has some intrinsic value, which has some value of its own. मतलब इसका खुद का कुछ वजूद है. फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर. ठीक है. इन द अर्लियर ओल्डर डेज पीपल यूज्ड शुगर एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एज मनी. तो शुगर का खुद का कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू था. गोल्ड कॉइन्स है, सिल्वर कॉइन्स है, उनका इंट्रिंसिक वैल्यू होता है, उसको हम कहते हैं कमोडिटी मनी. So when money takes form of a commodity which has intrinsic value, we term it as commodity money. Okay. Next आता है fiat money. Fiat money already हमें पता है कि this type of money has no intrinsic value on its own. For example, जो करेंसी हम लोग यूज करते हैं, पेपर करेंसी, जैसे ही गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने आके डीमोनेटाइजेशन कर दिया था 16 नवंबर को. ठीक है. उस दिन क्या हुआ था? 8 नवंबर को, 8 नवंबर 2016 को. उस दिन क्या हुआ? जो 500 और 1000 के नोट्स जो लीगल टेंडर हुआ करते थे, दे वर नो लॉन्गर कंसिडर्ड टू बी लीगल टेंडर. दैट मीन्स इट इज अ फॉर्म ऑफ फिएट मनी. दैट पेपर करेंसी हैज वैल्यू ओनली बिकॉज ऑफ द फिएट, दैट इज द ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट. जिस दिन गवर्नमेंट ने कह दिया कि दिस इज नो लॉन्गर अ करेंसी और नो लॉन्गर कंसिडर्ड एज मनी, इट विल हैव नो वैल्यू. बट कमोडिटी मनी का खुद का वजूद है, खुद का इंट्रिंसिक वैल्यू है. ठीक है. सो फिएट मनी, इट इज ऑल्सो नोन एज टोकन मनी, हैज नो इंट्रिंसिक वैल्यू, दैट इज इट हैज नो वैल्यू इफ इट वर नॉट यूज्ड एज मनी. आज अगर पुराना 500 का नोट कोई मुझे दे और मैं उसको फाड़ के फेंक दूं तो आपको कोई दुख नहीं होगा, बिकॉज इट इज नो लॉन्गर कंसिडर्ड एज मनी. बट अगेन अगर नया 500 का नोट को फाड़ के फेंक दूं तो मन में दुख होगा, बिकॉज दैट इज considered to be money because of the order of the government. Fiat money is used as a medium of exchange because the government has by law made them legal tender, which means they serve by law as means of payment. Clear? चलो अगला टॉपिक जो है वो लिक्विडिटी ट्रैप पे है. लिक्विडिटी ट्रैप भी ऑलरेडी हमने मनी डिमांड के चैप्टर में पढ़ा है. इन विच टॉपिक? इन द टॉपिक ऑफ स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी, इफ यू रिमेंबर. लिक्विडिटी ट्रैप क्या सिचुएशन है?
when the demand to hold bonds is zero and people want to hold the entire money in the form of liquid cash, मतलब एक liquidity के trap में फंस गए हैं, पूरा पैसा जो है कैश में होल्ड करना चाहते हैं. Speculative demand for money has increased a lot, is tending towards infinity. उस सिचुएशन को हम कहते हैं liquidity trap. क्लियर? एक बार देखो. अच्छा, इसके पहले मैं एक बार याद दिला दूं, आपको रिकॉल करा दूं. इफ यू रिमेंबर, बॉन्ड प्राइसेस एंड इंटरेस्ट रेट का रिलेशनशिप क्या होता है? इनवर्स रिलेशनशिप. इफ इंटरेस्ट रेट इन फ्यूचर इज एक्सपेक्टेड टू राइज, इफ इंटरेस्ट रेट इन फ्यूचर इज एक्सपेक्टेड टू राइज, द बॉन्ड प्राइस इज एक्सपेक्टेड टू फॉल. ये आपको याद आ गया होगा, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड बॉन्ड प्राइसेस. तो उसी थ्योरी को अपने यहाँ यूज करेंगे. At a very high interest rate, say R star, the opportunity cost of holding money in terms of foregone interest. Opportunity cost of holding money क्या हुआ? आज अगर आप कैश अपने हाथ में रखते हो instead of investing it in bank, what is the opportunity cost that you are facing? मैम, I am not receiving the interest. अगर मैं यही पैसा बैंक में डिपॉजिट करती, मुझे इंटरेस्ट मिलता. ठीक है, तो अगर इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है, say R star, the opportunity cost of holding money is high. And therefore people will not hold money in speculative balance. Speculative balance क्या है कि फ्यूचर में बॉन्ड्स खरीदने के लिए आज पैसा आप होल्ड करके रखोगे इन लिक्विड कैश फॉर्म. When interest rate falls to very low levels, ठीक है, अगर इंटरेस्ट रेट बहुत गिर जाता है तो एक्सपेक्टेशन क्या है? अब इससे ज्यादा और क्या गिरेगा? फ्यूचर में इट इज एक्सपेक्टेड टू राइज, एंड हेंस फ्यूचर में इफ इट इज एक्सपेक्टेड टू राइज, व्हाट विल हैपन टू बॉन्ड प्राइसेस? बॉन्ड प्राइसेस विल फॉल. बॉन्ड प्राइसेस अगर फ्यूचर में गिरेंगे तो आप बॉन्ड्स को आज खरीदेंगे या फ्यूचर में खरीदेंगे? मैम, फ्यूचर में खरीदेंगे गिरे हुए प्राइसेस पे. अगर उसको आज परचेज कर लिया और फ्यूचर में उसका प्राइस कम हो गया, तो अब तो आप कैपिटल लॉस फेस करोगे. अगर मैं आपको कोई चीज़ बता दूं कि देखो आज ये चीज़ 2000 रुपये की है, फ्यूचर में एक्सपेक्टेड है कि ये 1500 की मिल जाएगी, तो आप उसको आज खरीदोगे या फ्यूचर में? मैम, फ्यूचर में खरीदेंगे. सिमिलर इज द केस विद बॉन्ड्स. So when interest rate falls to very low levels, the expectation is that since the interest rate is very low, it cannot go further, and that in all possibility it will move upwards. So when interest rate rises, the bond prices will fall. To hold bonds at this low interest rate is to almost certain take the risk of capital loss. Therefore, इस केस में क्या होगा? जब इंटरेस्ट रेट बहुत कम है, the desire to hold bonds is very low and approaches nearly to zero, and the demand to hold money in liquid form as alternative to bond holding approaches infinity. If you remember this diagram from your book, ये speculative demand का कुछ ऐसा interest rate के साथ relation था कि at some point this curve becomes flat. That means the demand to hold money in the form of, ये interest rate था यहाँ पर, the demand to hold money in the form of liquid cash becomes infinite. ठीक है? In other words, investors would maintain cash savings rather than holding bonds. The speculative demand becomes perfectly elastic with respect to interest rate, and the speculative demand becomes parallel to the x-axis. This situation is called liquidity trap. ये जो situation यहाँ मैंने बताई, this is nothing but your liquidity trap. फंस गए हैं लिक्विडिटी के जाल में. अभी आपको समझ आ गया होगा. ये ऑलरेडी हमने किया है क्लास में भी, और आपने भी ओल्ड स्टडी मटेरियल में किया होगा अगर आपने आईसीआई स्टडी मटेरियल से पढ़ाई की है, बट और डिटेल्ड क्लैरिफिकेशन दिया गया, इसलिए मैंने इसको करा दिया यहाँ पर. ये मत समझिए कि इतने सारे टॉपिक्स नए ऐड हो रहे हैं, बहुत सारी क्लैरिफिकेशंस भी है. ठीक है, और अच्छा है ना, रिविजन हो रहा है. अब ऐसी सिचुएशन जब हो जाती है जब पीपल आर वांटिंग टू होल्ड कैश एंड नॉट वांटिंग टू इन्वेस्ट, तो मॉनेटरी पॉलिसी को बीच में लाना पड़ेगा. द गवर्नमेंट नीड्स टू इंटरवीन. So in such a situation, the monetary authority is unable to stimulate the economy with monetary policy. Monetary policy से भी काम नहीं चलेगा, because even आप अगर money supply ज़्यादा कर दो, high powered money ज़्यादा कर दो, since interest rate is so low, people will not want to invest in bonds. Clear? यहाँ लिखा है the sum of transaction and precautionary money and speculative demand is the total demand for money. ये हमें पता ही है. To sum up, an increase in income, अगर इनकम बढ़ती है तो transactionary demand and precautionary demand will increase, but speculative demand is related to rate of interest. अगर rate of interest कम होती है तो speculative demand for money will decrease.
और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ती है तो स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी वुड राइज। क्लियर? तो ये दो टॉपिक्स पे क्लैरिफिकेशन थे मेनली। कुछ न्यूमेरिकल इलस्ट्रेशंस हैं आपके क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी पे, फिशर्स थ्योरी, ठीक है। एम वी इज इक्वल टू पी टी, याद है आपको एम वी इज इक्वल टू पी टी इक्वेशन, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। तो यहाँ पर वेलोसिटी दिया है v, प्राइस दिया है p, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस दिया है t, द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, कैलकुलेट m। तो इस इक्वेशन में v, p एंड t सब्सटीट्यूट कर देंगे, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ m विच इज नथिंग बट द मनी सप्लाई। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन मनी सप्लाई इफ वेलोसिटी इज 25? तो वेलोसिटी 19 के जगह 25 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। मनी सप्लाई यहाँ पर m दिया है 5000 बिलियन, प्राइस दिया है p 110, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस t दिया है, कैलकुलेट करना है v, वेलोसिटी ऑफ मनी, अगेन mv इज इक्वल टू pt से आ जाएगा। व्हाट विल बी द आउटकम इफ वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन इंक्रीजेस टू 225? तो t के जगह 200 के जगह 225 सब्सटीट्यूट कर दो। तो पहले वेलोसिटी 4.4 था, फिर वेलोसिटी 4.95 हो गया बिकॉज द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हैव नाउ इंक्रीज। क्लियर? तो ये चेंजेस थे हमारे मनी डिमांड चैप्टर से। अभी हम आ जाते हैं मनी सप्लाई में, ठीक है। एक क्लैरिफिकेशन जो सबसे पहले इन्होंने दे दिया है वो है डिमांड डिपॉजिट्स को लेके। आपको याद होगा जब हम M1 कैलकुलेट करते हैं तो व्हाट इज M1? करेंसी विद द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स विद द बैंकिंग सिस्टम प्लस अदर डिपॉजिट्स विद द RBI। तो जो डिमांड डिपॉजिट्स विद द बैंकिंग सिस्टम है उसमें कौन कौन से बैंक्स इंक्लूडेड है? तो उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया कि दिस इंक्लूड्स द कमर्शियल बैंक्स एंड द कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है। उसके बाद मनी मल्टीप्लायर को लेके अगेन देखो ये क्लैरिफिकेशन है, मैं ये नहीं कह रही मनी मल्टीप्लायर नया कॉन्सेप्ट ऐड हुआ है, इट इज अ क्लैरिफिकेशन। कुछ दूसरा एक फॉर्मूला इन्होंने बताया यहाँ पर, तो वो भी अपने को ध्यान में रखना है। मनी मल्टीप्लायर होता क्या है? मनी मल्टीप्लायर इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ द टोटल स्टॉक ऑफ मनी, द स्टॉक ऑफ मनी एंड द स्टॉक ऑफ हाई पावर्ड मनी। इट डिनोट्स कि अगर हाई पावर्ड मनी यानी कि मॉनेटरी बेस बाय द RBI, इफ द मॉनेटरी बेस इज चेंजिंग देन हाउ मच वुड द मनी स्टॉक चेंज, ठीक है, और हाउ मच वुड द मनी सप्लाई चेंज। इट डिनोट्स बाय हाउ मच द मनी सप्लाई विल चेंज फॉर अ गिवन चेंज इन हाई पावर्ड मनी। The money multiplier process explains how an increase in monetary base causes the money supply to be multiplied by a certain amount. For instance, अगर RBI जो है 100 करोड़ रुपया इंजेक्ट करती है थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ठीक है, बॉन्ड्स को वो जो है परचेज कर लेती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज करती है, तो मार्केट में पैसा इंजेक्ट हो रहा है 100 करोड़ रुपया, तो उससे से फॉर एग्जाम्पल टोटल मनी स्टॉक जो है इट इंक्रीजेस बाय रुपीज, इट इंक्रीजेस टू से 500 करोड़ या बाय 500 करोड़। तो 100 करोड़ के इंजेक्शन से 500 करोड़ का मनी सप्लाई में झटका लगा। That means the money multiplier is considered to be 5. Hence, the multiplier indicates a change in monetary base which is transformed into money supply. The multiplier indicates what multiple of the monetary base is transformed into money supply. In other words, money and high powered money are related by money multiplier. ये सब देखो हमने ऑलरेडी किया है, आपने भी ये चीज पढ़ी है। तो डिफरेंस कहाँ पे है? डिफरेंस थोड़ा सा आगे आएगा, बट मैंने यहाँ पर इसको इसलिए इंक्लूड कर दिया जिससे कि आपको एक बार रिवीजन भी हो जाए एंड यू आर एबल टू रिलेट द टू टॉपिक्स। सो वी मेक टू सिंप्लीफाइंग assumptions as follows. फर्स्ट वन, जब मनी मल्टीप्लायर, सिंपल मनी मल्टीप्लायर की हम कैलकुलेशन करते हैं, दो सिंपल assumptions है। पहला तो कि बैंक्स डू नॉट होल्ड एनी एक्सेस रिजर्व्स। इफ यू रिमेंबर रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो, ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो था ना, रिक्वायर्ड मिनिमम हाउ मच रिजर्व्स डू बैंक्स नीड टू कीप विद द RBI और बैंक्स नीड टू कीप विद देमसेल्व्स SLR, राइट। तो बैंक सिर्फ मिनिमम रिक्वायर्ड रिजर्व्स ही होल्ड करता है, कुछ एक्सेस रिजर्व होल्ड नहीं कर रहा है। व्हाट इज एक्सेस रिजर्व? एक्सेस रिजर्व्स मीन टोटल रिजर्व्स विद द बैंक्स minus the minimum required reserves by the monetary authority. तो banks never hold excess reserve, जितना required है उतना ही hold करते हैं। Excess reserves are the difference between TR total reserves and required reserves RR. Therefore, ER is equal to TR minus RR. If total reserves are rupees 800 billion, whereas required reserves are rupees 600 billion, तो excess reserves कितना हो गया? 200 billion. तो पहला assumption ये है कि बैंक्स नेवर होल्ड एक्सेस रिजर्व्स।
सेकेंड अजम्पशन ये है कि इंडिविजुअल्स और नॉन कॉर्पोरेशन, नॉन बैंक कॉर्पोरेशंस जो है अदर देन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, दे नेवर होल्ड करेंसी, नेवर होल्ड करेंसी। मतलब मॉनेटरी बेस में जो भी इंक्रीज होगा इट विल डायरेक्टली लीड टू एन इंक्रीज इन द मनी सप्लाई, मल्टीप्लाइड इफेक्ट होगा। ऐसा नहीं कि पीपल आर होल्डिंग सम अमाउंट एज करेंसी तो फिर उसका मल्टीप्लाइड इफेक्ट नहीं होगा, बिकॉज अगर करेंसी के जैसे लोग होल्ड कर लेते हैं पैसा को तो वो तो सर्क्यूलेट नहीं हो रहा है ना इकोनॉमी में, उसका रोटेशन नहीं हो रहा है, तो उसका मल्टीप्लाइड इफेक्ट कैसे जाएगा। क्लियर? द मनी मल्टीप्लायर इज द रेसिप्रोकल ऑफ रिजर्व रेशियो, ये हमें पता है। मनी मल्टीप्लायर का सिंपल एक फॉर्मूला हमने क्या किया था, मनी मल्टीप्लायर इज 1 रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो। तो अगर रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो ज्यादा होता है तो m कम होगा, इनवर्स रिलेशनशिप, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर r 10% है, मनी मल्टीप्लायर वुड बी 10, बट अगर r कम है 5% तो मनी मल्टीप्लायर वुड बी 10। Thus higher the reserve ratio, less of each deposit banks loan out and the smaller the money multiplier. Now if some portion of the increase in high powered money, जो कि अभी अभी मैंने बोला कि गवर्नमेंट ने मॉनेटरी बेस आरबीआई ने बढ़ाया, हाई पावर्ड मनी इंजेक्ट किया से थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशंस और एनी अदर पॉलिसी, और उसका कुछ फॉर्म जो है बैंक ने एक्सेस रिजर्व की तरह अपने पास रख के रखा, या फिर जो इंडिविजुअल्स हैं हम जैसे लोग, हम लोग करेंसी होल्ड करके रख लेते हैं। तो अगर आपने होल्ड करके रख लिया तो अब वो सर्कुलेट कैसे होगा इकोनॉमी में और कैसे वो मल्टीप्लाइड इफेक्ट आएगा। सो इट सेज दैट अगर ऐसा होता है तब मनी मल्टीप्लायर को हम लोग दूसरे तरीके से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे? देखो यहाँ पर लिखा है कि मनी सप्लाई क्या है, करेंसी प्लस योर डिपॉजिट्स, एंड हाई पावर्ड मनी क्या है, हाई पावर्ड मनी इज द टोटल करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस द रिजर्व्स। यहाँ पर सी मतलब करेंसी, डी मतलब योर डिपॉजिट्स, डिमांड डिपॉजिट्स। नाउ यू सी 3 रेशियोज हमने पढ़े थे पहले भी, एक था स्मॉल सी मतलब हो गया करेंसी बाय डिपॉजिट्स, करेंसी डिपॉजिट रेशियो इसको हम बोलते हैं। हाउ मच out of total currency, how much is being deposited, so the relationship between currency and deposits. Next एक रेशियो है R, out of the total deposits how much is to be kept as reserves, ठीक है, reserves। फिर एक E हो गया excess reserve ratio, जो कि है total excess reserves by the total reserves। नाउ यू सी m इज इक्वल टू, ये ध्यान से देखो, m इज इक्वल टू सी प्लस डी दिया है, और h क्या था, h इज इक्वल टू सी प्लस रिजर्व्स। अब c यहाँ पर क्या है, करेंसी है, करेंसी को मैं स्मॉल c इंटू डिपॉजिट्स भी लिख सकती हूँ, सो इट कैन बी रिटन एज m इज इक्वल टू स्मॉल c इंटू डी प्लस डी, विच कैन अगेन बी रिटन एज c प्लस 1, डी आई कैन टेक एज कॉमन, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं हाई पावर्ड मनी को लिखना चाहूँ इन टर्म्स ऑफ से रिजर्व्स, तो क्या होगा, यहाँ पर रिजर्व्स क्या है, रिजर्व्स इज आर इंटू डिपॉजिट्स, और करेंसी क्या है, सी इंटू डिपॉजिट्स। अगर डिपॉजिट्स के टर्म में लिखना चाहें, सॉरी रिजर्व्स के टर्म में नहीं, डिपॉजिट के टर्म्स में, सी इंटू डी प्लस आर इंटू डी, बिकॉज डिपॉजिट दोनों रेशियो में कॉमन है ना यहाँ पर, तो अगेन अगर कॉमन लिया जाए डी को तो सी प्लस आर। समझ में आ रहा है आपको? ये चीज कब हो रहा है, जब people are holding some amount as currency, banks are holding some amount as excess reserves, या फिर banks are keeping normal reserves also. Now money multiplier क्या था, money multiplier is money supply क्या था, money supply is money multiplier into the change in high powered money। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूं m by h, money multiplier क्या है, money multiplier is total मनी सप्लाई में जो चेंज है डिवाइड बाय हाई पावर्ड मनी में चेंज। तो ये क्या हो गया, दोनों रेशियोज को डिवाइड करेंगे अगर, डी डी कैंसिल, सो 1 प्लस सी डिवाइडेड बाई सी प्लस आर, ठीक है। ये क्या आ गया, ये आपका आ गया मनी मल्टीप्लायर। अब अगर मैं आपको कहूं मनी सप्लाई कितना होगा, तो मनी मल्टीप्लायर इनटू द हाई पावर्ड मनी में चेंज इन मनी सप्लाई अगर निकालना होगा तो मनी मल्टीप्लायर इनटू चेंज इन एच, और अगर टोटल मनी सप्लाई निकालना होगा तो मनी मल्टीप्लायर इनटू
टोटल हाई पावर्ड मनी। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर अगर कुछ एक्सेस रिजर्व्स भी है तो मनी मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा, एक्सेस रिजर्व्स अगर है तो ये C+1 हो गया, और यहाँ पर C+E+R, बिकॉज यहाँ पर एक्सेस रिजर्व्स भी है। ठीक है, तो हाई पावर्ड मनी वुड बी C+R प्लस योर एक्सेस रिजर्व्स। अब देखो इसके इलस्ट्रेशंस देखो, तो ये पार्ट जो है ये नया है, आपको इसको अच्छे से करना है। इन ग्लैडीज लैंड R small r, that is required reserve ratio is 0.1. Currency, that is C, is 400 billion. Deposits D is 800 billion. Excess reserves E is 0.8 billion. Money supply क्या हुआ, currency plus deposits, that is 1200 billion. Small c अगर मुझे निकालना हुआ currency deposit ratio, तो C by D, that is 400 by 800, 0.5. मतलब people hold 50% of their money as currency and 50% as deposits. Excess reserve ratio क्या हुआ, excess reserves 0.8 billion divided by total reserves. Excess reserve ratio is your excess reserve divided by deposits. यहाँ पे ये चीज गलती हो गई, ठीक है, this is excess reserve divided by deposits. एक्सेस रिजर्व रेशियो है ना, कितना डिपॉजिट का अमाउंट एक्सेस रिजर्व की तरह रखा जा रहा है। ओके, सो एक्सेस रिजर्व इज 0.8 डिवाइडेड बाय 800 बिलियन, सो 0.001 विच कम्स टू 0.1%। अब मनी मल्टीप्लायर क्या हो गया, 1 प्लस सी डिवाइडेड बाई C+E+R। तो ये सारे रेशियोज अपने ऐड कर दिए, यहाँ पर अपना आंसर आ गया, मनी मल्टीप्लायर इज 2.5। तो एक यूनिट अगर हाई पावर्ड मनी इंक्रीज होगा तो 2.5 टाइम्स द मनी सप्लाई वुड इंक्रीज और चेंज। और सिंपल डिपॉजिट मल्टीप्लायर यहां पर निकाला जाए तो 1 बाई रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो, दैट इज 1 बाई 0.1। तो डिफरेंस क्यों आया, ये 10 आ रहा है और ये 2.5 आया, क्यों, डिपॉजिट मल्टीप्लायर 10 आ रहा है but money multiplier 2.5. Why? Because people are keeping certain amount as currency and also banks are keeping excess reserve. तो कुछ amount ऐसा है जो कि लोगों के पास रह जा रहा है, इकोनॉमी में सर्कुलेट नहीं हो रहा है। If the reserve ratio is increased to 15%, the value of money multiplier would be, तो value of money multiplier आप 0.1 जो था पहले, reserve ratio 0.1 था, उसकी जगह 0.15 सब्सटीट्यूट कर दो, we will get the answer. तो पहले जब रिजर्व रेशियो 10% था तो मनी मल्टीप्लायर 2.5 था, रिजर्व रेशियो 15% हो जाने से मनी मल्टीप्लायर 2.3 हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर रिजर्व्स बढ़ रहा है, रिजर्व रेशियो बढ़ रहा है, तो मनी मल्टीप्लायर इज डिक्रीज, बिकॉज अगेन पीपल, बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू कीप more amounts as reserves and less amount is being circulated in the economy. अगला टॉपिक है मॉनेटरी पॉलिसी एंड द मनी सप्लाई। सो अगर आरबीआई को, अगर मॉनेटरी अथॉरिटी को मनी सप्लाई को इन्फ्लुएंस करना है तो उनको मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स यूज करने पड़ेंगे। फॉर इंस्टेंस अगर मॉनेटरी अथॉरिटी दैट इज आरबीआई को, सेंट्रल बैंक को इकोनॉमी में ज़्यादा पैसा इंजेक्ट करना है तो वो क्या कर सकते हैं, दे कैन परफॉर्म ओपन मार्केट ऑपरेशंस, दैट इज परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट। वो क्या करेंगे, अगर इंजेक्ट करना है पैसा इकोनॉमी में तो अब उनको पैसा देना पड़ेगा, तभी तो पैसा इंजेक्ट होगा इकोनॉमी में, तो वो क्या करेंगे उस केस में, दे विल परचेज द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, हेंस व्हेन दे परचेज द सिक्योरिटीज दे नीड टू पे द प्राइस and money would start circulating in the economy. So purchase of government securities injects high powered money into the system, assuming that banks do not hold excess reserve. दो assumption जो था, banks do not hold excess reserves and people also, they do not hold more currency than before, and also there is demand for loans for businesses. The credit creation process by banking system in the country, so the total change in money supply would be 1 by R, that is the required reserve ratio, into the changes in reserves. इतना से ही आपका जितना अमाउंट से रिजर्व्स बढ़ा डिवाइडेड बाय द रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो, उतना से आपका मनी सप्लाई इंक्रीज होगा इफ द टू कंडीशंस होल्ड ट्रू। ठीक है, ये चेंज इन रिजर्व्स कहाँ से आ रहे हैं, चेंज इन रिजर्व्स कहाँ से आ रहे हैं, अगर बैंक ने ओपन मार्केट ऑपरेशंस परफॉर्म किया, कुछ पैसा इकोनॉमी के अंदर स्टार्ट हुआ सर्कुलेट होना, और वहाँ से आपका जो है नया रिजर्व्स जनरेट हो रहा है, बिकॉज डिमांड डिपॉजिट्स बढ़ रहा है आपका,
पीपल आर नॉट होल्डिंग एनी मोर करेंसी, पीपल आर डिपॉजिटिंग दैट देम इन द बैंक्स। बैंक को ज़्यादा रिजर्व्स अब क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। अगेन अगर सेल करेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का, तो सेल करेंगे तो लोग जो खरीदेंगे उनको पैसा देना पड़ेगा, दैट मीन्स गवर्नमेंट नीड्स टू पे फॉर द सिक्योरिटीज टू द सेंट्रल बैंक एंड हेंस मनी सप्लाई वुड फॉल इन द इकोनॉमी। The value of money multiplier may be zero when interest rates are too low and the banks prefer to hold the newly injected reserves as excess reserves with no risks attached to it. अगर इंटरेस्ट रेट बहुत कम है तो बैंक क्यों लोन देना चाहेगा, क्यों वो क्रेडिट क्रिएट करना चाहेगा इकोनॉमी में? इफ इंटरेस्ट रेट इज वेरी लो दे विल कीप एक्सेस रिजर्व्स विद देम, हेंस मनी मल्टीप्लायर वुड बी। कुछ न्यूमेरिकल इलस्ट्रेशंस हैं, जैसे कि देखो पहला क्वेश्चन M1 कैलकुलेट करना है, डेटा क्या दिया है, करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स विद द बैंकिंग सिस्टम, टाइम डिपॉजिट्स विद द बैंकिंग सिस्टम, अदर डिपॉजिट्स विद RBI, सेविंग डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। तो क्या क्या ऐड करेंगे बताइए, यहाँ पर क्या क्या ऐड करेंगे? M1 इज करेंसी विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट्स विद द बैंकिंग सिस्टम प्लस अदर डिपॉजिट्स विद द RBI. These two are not to be considered in M1. अगला सवाल देखो, कंप्यूट क्रेडिट मल्टीप्लायर इफ द रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो इज 0.125 for every rupee 1 lakh deposited in the banking system. What will be the total credit money created by banking system in each case? तो credit multiplier क्या है? 1 by required reserve ratio which is 0.1 यहाँ पर, 0.125 यहाँ पर, तो अपने निकाल लेंगे credit multiplier. And what is the total credit created? Credit multiplier into the change in credit, that is rupees 1 lakh into 10, यहाँ पर 10 लाख और यहाँ पर 8 लाख. नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द करेंसी विथ पब्लिक फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. करेंसी विथ पब्लिक, ठीक है, तो यहाँ पर टोटल नोट्स इन सर्कुलेशन दिया है, रूपी कॉइन का सर्कुलेशन, स्मॉल कॉइन्स का सर्कुलेशन, कैश इन हैंड विथ द बैंक्स. तो अपने क्या करेंगे, वी विल ऐड द नोट्स इन सर्कुलेशन प्लस द रूपी कॉइन सर्कुलेशन प्लस स्मॉल कॉइन सर्कुलेशन, एंड इसमें से ये हो गया टोटल करेंसी इन सर्कुलेशन पूरे इकोनॉमी में. इसमें से कुछ पैसा बैंक के पास है तो वो माइनस कर देंगे, तो मिल जाएगा करेंसी विद द पब्लिक. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट M2. M2 और M1 में क्या डिफरेंस है? M2 इज नथिंग बट M1 प्लस द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है. तो यहाँ पर पहले तो करेंसी विद पब्लिक निकालना पड़ेगा. करेंसी विद पब्लिक क्या हुआ? नोट्स इन सर्कुलेशन प्लस सर्कुलेशन ऑफ स्मॉल कॉइन्स, रूपी कॉइन्स, माइनस द कैश इन हैंड विद बैंक्स. ये आ गया क्या? करेंसी विद द पब्लिक. अब क्या ऐड करना है? डिमांड डिपॉजिट्स विद द बैंक्स, डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक्स ये रहा, प्लस अदर डिपॉजिट्स विद द RBI ये ऐड करना होगा. इससे क्या निकल गया? इससे टोटल निकल गया M1. अब M2 क्या होता है? M2 इज M1 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक डिपॉजिट. तो M1 के अंदर जो M1 आया, यहाँ ग्रीन वाला जो है ये M1 अगर कंप्यूट हो गया, इसके साथ में मैं ऐड कर दूंगी क्या? पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक डिपॉजिट विच इज 141,786. अब यहाँ पर एक डिस्क्लेमर मैं दे देती हूँ, इंस्टीट्यूट ने इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक कर रखी है. उन्होंने अदर डिपॉजिट्स विद RBI को ऐड नहीं किया. कहाँ पर? M1 के अंदर, विच इज़ अ मिस्टेक फ्रॉम देयर साइड. हमने वो करेक्ट कर लिया है, ठीक है. ये जो अदर डिपॉजिट्स विद RBI है ये इंस्टीट्यूट ने ऐड नहीं किया. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो इज 10%, करेंसी इन सर्कुलेशन 400 बिलियन, डिमांड डिपॉजिट्स ₹1000 बिलियन, तो ये क्या हो गया? ये कैपिटल C हो गया, ये डिमांड डिपॉजिट्स कैपिटल D हो गया. एक्सेस रिजर्व्स टोटल रुपीज, दिस इज एक्सेस रिजर्व्स टोटल ₹1 बिलियन. फाइंड द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर. तो ये देखो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपको प्रैक्टिस करना है, वेरी इंपॉर्टेंट. क्या निकालेंगे यहाँ पे? पहले मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला बता दो क्या होता है. 1 प्लस C डिवाइडेड बाई C प्लस E प्लस R. C निकालने के लिए क्या करना है? करेंसी डिवाइडेड बाई डिपॉजिट्स, ठीक है.
ई निकालने के लिए क्या करना है, एक्सेस रिजर्व्स डिवाइडेड बाय डिपॉजिट्स, और आर कैसे निकलेगा, आर तो दिया हुआ है 0.1, ठीक है। वी सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज एंड वी गेट द आंसर। क्लियर? ओके, दैट वाज ऑल विद द मनी सप्लाई चैप्टर। अभी फटाफट से मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ ज़्यादा नहीं है, 2 छोटे छोटे चेंजेस हैं, और भी रेट्स वगैरह में कुछ चेंज होंगे गाइस, तो वो मैंने यहाँ नहीं इंक्लूड किया है, बिकॉज सिर्फ मेजर अमेंडमेंट्स जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है वही हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। तो पहला जो चेंज है वो रेट ऑफ CRR एंड SLR का है। ऑफकोर्स रेट्स तो चेंज होती रहती है, तो जो CRR का रेट है एज ऑन September 20th एज पर योर ICI स्टडी मटेरियल 3%, ठीक है। आज की डेट में अगर कहूँ तो CRR इज 3.5%, इट कीप्स ऑन चेंजिंग, ठीक है। SLR 20th September 2020 को 18%। एक और जो चेंज मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी के टॉपिक के अंदर किया गया है वो है, कुछ क्लैरिफिकेशन और ऐड कर दिया गया है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी जो है इट शुड मीट एटलीस्ट 4 times in a year and all the decisions which are adopted by the MPC are published after conclusion of every meeting. Based on the review of the macroeconomic and monetary developments, the MPC shall determine the policy rate required to achieve the inflation target. तो बेसिकली जो हाईलाइट पॉइंट था वो यही था, मॉनेटरी पॉलिसी शुड मीट एटलीस्ट 4 times in a year, और उनके जो डिसीजंस है वो पब्लिश हो जाने चाहिए आफ्टर देयर मीटिंग। इज इट ऑल राइट? इसके साथ हमारा डिस्कशन जो है यूनिट 3 का वो कंप्लीट हो जाता है। लास्ट लेक्चर होगा एक यूनिट 4 का, जिसके अंदर यूनिट 4 में बहुत ही कम चेंजेस हैं, वो हम इन स्पैन ऑफ 10 minutes कवर कर लेंगे। मोस्टली यूनिट 10 में जो यूनिट 4 में जो चेंजेस हैं वो है क्वेश्चन से रिलेटेड, जो RTP पास पेपर्स में पूछे गए हैं, तो वो आप वहाँ से रेफर कर सकते हैं। बाकी एज सच मेजर चेंजेस नेक्स्ट यूनिट के अंदर नहीं है, फिर भी जो छोटे मोटे चेंजेस हैं हम 10 मिनट के अंदर उसको कवर कर लेंगे। ऑल राइट, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।